नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ टॉपिक फ्रीडम फ्रॉम एंगर, माना क्रोध से मुक्ति। क्रोध हम सबको जीवन में बहुत ही परेशान करता है। हम सब ही क्रोध के अनुभवी हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति इस संसार में होगा, एक साधारण मनुष्य जिसने क्रोध का अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन क्रोध करना किसी को भी पसंद नहीं आता है। क्रोध किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्रोध करने के बाद हमको अंदर से कोई खुशी का अनुभव नहीं होता है। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि हमें क्रोध ना करना पड़े। क्रोध करने वाला व्यक्ति भी कहता है कि तुम ऐसा कार्य ही क्यों करते हो कि मुझे क्रोध करना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्रोध करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी पसंद के बिना, अपनी मर्जी के बिना क्रोध कर रहा है। ऐसे कि जैसे कि वो विवश है, मजबूर है। क्या चीज़ हमें विवश करती है, क्या चीज़ हमें मजबूर बना देती है। तो इसी को आज हम समझते हैं कुछ एक उदाहरणों के द्वारा। मैं पहला उदाहरण दूंगी कि आप फ़र्ज़ करें कि एक व्यक्ति है जो किसी रेस्टोरेंट में बैठा है या पब्लिक प्लेस पर बैठा है और उस पब्लिक प्लेस पर एसी चल रहा है और बहुत सारे लोग अंदर एंटर करते हैं। एक एक करके कोई ना कोई व्यक्ति अंदर एंटर करता है, कोई बाहर जाता है। तो जब कोई व्यक्ति एंटर करता है या बाहर जाता है, वो डोर खुला छोड़ देता है, दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। तो पहली बार जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है, वो दरवाज़ा खुला छोड़ देता है, तो इस अंदर बैठे हुए व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। लेकिन वो स्वयं ही उठ करके उसको बंद कर देता है। माना उस लेवल का क्रोध नहीं होता, या बहुत ज़्यादा हल्का सा डिस्टरबेंस कहेंगे, लेकिन क्रोध नहीं कहेंगे। ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति होता, वो भी बाहर जाता और फिर वो भी दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ देता। अब इस बार इस व्यक्ति को थोड़ा सा डिस्टरबेंस और पहले से ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी ये शांत था। ये स्वयं उठता है और उस दरवाजे को बंद कर देता है। इसी प्रकार एक तीसरा व्यक्ति बाहर जाता है और वो भी उस दरवाजे को खुला छोड़ देता है। अब की बार इसका जो क्रोध था उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है, इरिटेशन का रूप ले चुकी होती है। तो ये व्यक्ति फिर से उठता है और उस दरवाजे को थोड़ा सा ज़ोर से बंद करता है। माना उसका इरिटेशन का हो या गुस्सा का हो, हल्का सा वो व्यवहार में आता है। वो फिर आकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब एक चौथा व्यक्ति है, वो फिर बाहर जाता है और वो भी दरवाज़ा खुला छोड़ देता है। तो इसमें अब इस व्यक्ति को थोड़ा और गुस्सा आता है। ये व्यक्ति उठता है और दरवाजे को और ज़ोर से बंद करता है। इसी प्रकार पांचवा व्यक्ति जाता है और वो भी उस दरवाजे को खुला छोड़ता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति जाता है और वो दरवाजे को खुला छोड़ता है, इनका क्रोध अब तक बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो ये जाते हैं और इसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं और बहुत क्रोध करते हैं और उसको अनाप शनाप गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं। अब बाकी जितने भी व्यक्ति हैं उस कमरे के अंदर, उन सबको लगता है कि ये जिस तरह की गलती थी उसके ऊपर बहुत इनअप्रोप्रिएट, माना इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसका इतना बड़ा रिएक्शन आए। तो वो उस कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अगर इस व्यक्ति जिसने क्रोध किया इसकी परिस्थिति को देखें तो वो 4 बार पहले सहन कर चुका था, 4 बार पहले उसने बर्दाश्त किया था। अब 5वीं बार व्यक्ति बदल रहे थे लेकिन एक्शन सेम था। उसको जिस बात से तकलीफ हो रही थी वो ये हो रही थी कि वो दरवाज़ा जो है वो कोई ना कोई खुला छोड़ के चले जाता था। तो प्रॉब्लम किस बात से हो रही थी कि दरवाज़ा खुला छूट जाता है। व्यक्ति हर बार बदल रहा है और इस व्यक्ति को अब 5वें व्यक्ति पर इतना क्रोध आया कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा अपना क्रोध व्यक्त किया। तो अगर हम देखें, दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही व्यक्ति अपने अपने जगह राइट हैं। जो 5वां व्यक्ति है उसको लगेगा कि आप ये बात आराम से भी कह सकते हैं या आप इसका इशारा दे सकते हैं या इसको थोड़ा तहजीब के साथ भी कहा जा सकता था। और उसी प्रकार अगर इस व्यक्ति को देखें तो इसके हिस्ट्री को देखते हुए इसका भी क्रोध जो है वो हमें रैशनलाइज लगता है। यूजुअली क्या होता है कि हम कभी भी जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है हमेशा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि उसका अगर कारण जो है वो जस्टिफाइड है तो माना वो क्रोध उचित है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है अपने फैमिली के साथ, और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा होता है, तब उसकी नज़र पड़ती है अपने गाड़ी के ऊपर जो कि पार्किंग में लगाई है। वो दूर से देखता है कि दो व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसके अंदर से म्यूजिक सिस्टम चुरा रहा है। तो ये व्यक्ति उनकी तरफ भागता है, और उसमें से जो व्यक्ति जो है म्यूजिक सिस्टम निकाल के भागने की कोशिश कर रहा था, वो उसको जाकर के दबोच लेता है और मारता पीटता है। इतने में उसकी जो पत्नी है वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है, और पुलिस जो है वो वारदात के मौके पर पहुंच जाती है। अब इस व्यक्ति को उस पर क्रोध तो बहुत आया था, लेकिन क्या चीज़ ने उसको रोका? एक, कि पुलिस आ चुकी है या पुलिस आने वाली है, और कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। वो चाहता तो उस व्यक्ति को जान से भी मार सकता था, या इतना घायल कर देता कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती। ऐसा कई बार हमने देखा होगा और न्यूज़ में सुना होगा कि इस तरह के वाक़या जो हैं हमें देखने को सुनने को मिलते रहते हैं। आपने सुना होगा कि कोई छोटी सी बात हुई, गाड़ी पर हल्का सा स्क्रैच लगा और लोहे का सरिया निकाल करके एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया। या हम देखते हैं कि जहाँ लोग अपने घर में तमंचों का प्रयोग करते हैं, जैसे हरियाणा में कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर एक कॉमन चीज़ है अपने घरों में तमंचों को रखना। तो कारतूस की गोली होती है और उससे वो उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें भी देखा गया है कि छोटी सी बात पे कोई बहसबाजी हुई और उसमें उन्होंने वो तमंचा चला दिया, और व्यक्ति को जो है वो बहुत बड़ी हानि हुई या उसको बहुत ज़्यादा चोट आई। कभी कभी व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। ये क्रोध इस तरह का अ, हमसे कभी कभी एक्ट करा लेता है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो इसके छोटे छोटे रूप भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इरिटेशन के रूप हैं एंगर के। जैसे पेरेंट्स के केस में देखें कि अगर कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता है तो हमें क्रोध आता है। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और है, जिसमें एक लड़की जो 12 साल की है, उसने अपने कमरे की सफाई नहीं की है, और वह नहाने में बहुत ज़्यादा समय लेती है, स्नान करने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो माँ को लगता है कि वो बहाना ढूंढती है काम ना करने का या अपने कमरे की सफाई ना करनी पड़े, इसलिए वो स्नान करने में ज़्यादा टाइम लगाती है। तो इस माँ को बहुत क्रोध आता है, और वो उस माँ जो है उसको क्रोध में बहुत कुछ बोल देती है। दूसरा ही एक एग्जाम्पल है, सेम सिचुएशन है दूसरे घर की। उसमें उसकी बेटी अगर स्नान करने में ज़्यादा समय लेती है तो उसकी माँ समझती है कि वो अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रख रही है, या बहुत अच्छे से अपना स्नान लेती है, या अपने स्नान को बहुत एंजॉय करती है। वो उस बात को इस नज़रिए से देखती है, इसलिए उसको क्रोध नहीं आता है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है कि जब कोई बच्चा, माना 10-12 साल का बच्चा, उससे अनजाने में गलती से कोई मग या कप टूट जाता है, तो उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोध करती है और उसको लापरवाह बताती है, केयरलेस बताती है, और उसको चीज़ों की वैल्यू नहीं है, इस तरह की बातें बोलती है। अब उसकी भी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हो सकता है कि उसकी माँ ने अपने जीवन काल में या अपनी यंग एज में शायद इस तरह की परिस्थितियां देखी जहां उसे हार्डशिप्स को फेस करना पड़ा या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। तो हो सकता है उस बात को लेकर के, वो चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती हो। वहीं एक तरफ दूसरी माँ है जहां उसका बच्चा जो है वो कप तोड़ देता है या मग तोड़ देता है, और माँ समझती है कि कोई बात नहीं, दूसरा मग आ जाएगा, और उसको सिर्फ आराम से एक हिदायत देती है कि वो ध्यान से अगली बार उसको इस्तेमाल करे। अब कई बार आपने देखा होगा कि सिचुएशन सेम होती है, लेकिन सभी व्यक्तियों के रिएक्शंस और क्रोध की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अब ये किस बात पर निर्धारित होती है? क्या ये हमारी अपनी पेशेंस लेवल या टॉलरेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, या हमारी सोच, हमारी नज़रिए के ऊपर डिपेंड करती है? अगर हम कोई भी बात को दूसरे नज़रिए से देखते हैं तो हमारा क्रोध का लेवल, हमारी क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाती है। जब हम किसी भी बात को अंडरस्टैंडिंग के साथ, या जब हम किसी व्यक्ति को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, तो हमारे उसके प्रति क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाती है और हमारा पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। दूसरा है जहाँ पर हमारा प्यार होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस व्यक्ति के आगे भी हमारा क्रोध जो है वो कंट्रोल हो जाता है।
इसी पर मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी कि आप मान लीजिए कि एक माँ है जो अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास जाती है, उसको पेट में दर्द है और उसको दिखाने के लिए जाती है। जब वहाँ वो क्लिनिक में पहुँचती है तो वहाँ पर उसको बहुत भीड़ महसूस होती है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत पेशेंट्स आए हुए हैं, और उसको स्टाफ जो है वो कम नज़र आता है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स है और इतने सारे पेशेंट्स हैं, जिस पर उसको क्रोध आता है। फिर जब वो देखती है कि एक डॉक्टर और पेशेंट जो है वो हर एक व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा समय दे करके, टाइम लगा करके देख रहे हैं, तो उसका इम्पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। फिर तीसरी बात ऐसी होती है कि उसको मालूम पड़ता है कि वहाँ पर सभी को ही 2 बजे का टाइम दिया था, उसे भी 2 बजे का टाइम दिया और बाकी सब पेशेंट्स को भी 2 बजे का ही टाइम दिया। इसी वजह से उस क्लिनिक पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और सबको एक साथ टाइम देने की वजह से वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है। तो उसको ये भी बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगता है, तो उसका क्रोध बहुत आता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के सामने जाती है, वो अपना क्रोध भूल जाती है, अपने बच्चे की प्रॉब्लम जो है डॉक्टर को बताती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और वो वापस आ जाती है। अगर थोड़े समय के बाद भी कोई उससे पूछे उस इंसिडेंट के बारे में, तो उसको आज भी उस इंसिडेंट पर बहुत क्रोध आता है, लेकिन उसने डॉक्टर के ऊपर क्रोध नहीं किया। अब जब पूछा गया कि उसने डॉक्टर पर क्रोध क्यों नहीं किया, तो उसका मानना था, ये अंदर की जिसको हम बोलते हैं धारणा थी, कि डॉक्टर एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है और रिस्पेक्टेबल पर्सन्स को हम इंसल्ट नहीं कर सकते, उनके साथ हम मिसबिहेव नहीं कर सकते, इसलिए उसने उस डॉक्टर के साथ मिसबिहेव नहीं किया, उनको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला और अपना क्रोध उस पर व्यक्त नहीं किया। और भी एक कारण था जिसकी वजह से उसने अपना क्रोध उन पर व्यक्त नहीं किया, वो ये था कि वह समझती है कि अगर उसने डॉक्टर पे क्रोध किया होता तो शायद वो उसके बेटे को बहुत अच्छे तरीके से ना देखता और उसको अच्छी दवा ना लिखता और अपना क्रोध उसके बच्चे पर निकाल सकता था। इसलिए उसने उस समय ये उचित समझा कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस तरह के वाकया देखते हैं तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि क्रोध एक नेचुरल भाव है जो उत्पन्न होता है, लेकिन हमारे अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है, एक अंदर की कंट्रोलिंग पावर है और एक फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे कि हम पहले वाक्य में देखें, जहाँ व्यक्ति ने पुलिस को बुलाया होता है, तो उस समय समझता है कि कानून मुझे अपने हाथ में नहीं लेना है और पुलिस आएगी और इस व्यक्ति का खुद ही निदान करेगी, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, उसको इतना ज़्यादा नहीं मारता है कि उसको जेल जाना पड़े या पेशेंट, उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाना पड़े। यहाँ इसमें देखते हैं तो इस लेडी को डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है, उस क्लिनिक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर पर अपना क्रोध व्यक्त नहीं करती, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। सिमिलरली अगर आपको बॉस की, अपने किसी सीनियर की किसी बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो आप उसको अंदर में कंट्रोल कर लेते हैं और उसको जाने देते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब आपको दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं या हमारे अंदर की धारणाएं ऐसी हैं कि हमें इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है, जिसको हम कहते हैं मर्यादाएं, तो जब हम मर्यादाओं का पालन करते हैं तो भी हमारा क्रोध जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। और अगर हम देखें तो जब भी हम क्रोध करते हैं, उस टाइम पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका वो क्रोध भी कम होता जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है क्रोध की इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो एक तरह से क्रोध को कंट्रोल कर लेना बहुत अच्छी चीज़ है और फ़ायदे की चीज़ है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप शुरू होता है वो ये होता है कि मुझे उस बात को, अपने नज़रिए को बदलना है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक ही बीमारी होती है लेकिन सभी पेशेंट्स के रिएक्शन अलग अलग होते हैं। एक ही तरह का पेन होता है लेकिन कोई उस पेन को बर्दाश्त कर लेता है और कोई उस पेन में इतना शोर मचाता है कि साथ वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हमारा नज़रिया है किसी भी बात को लेकर के। जब हम अपनी किसी भी बात से बहुत डरे हुए होते हैं या किसी भी बात से हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं या हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो हमारा क्रोध का लेवल बड़ा हो जाता है। और जब हम उसी बात को छोटा कर देते हैं या अपना नज़रिया बदल देते हैं, तो भी वो बात जो है उसके हिसाब से हमारा क्रोध जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल है। जैसे एक बच्ची या बच्चा यंग एज में
ये स्वाभाविक है कि वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है। अब एक माँ है जो समझती है कि बच्चे जो हैं वो बहुत स्वार्थी हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते या पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते, उन्हें पेरेंट्स से जो जो प्राप्तियां हैं उसका उन्हें कोई रिगार्ड नहीं है, इसलिए वो उनकी बात को अनसुना करते हैं। जबकि दूसरी माँ है जो ये समझती है कि इस एज में उनसे इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी की अपेक्षा रखना उचित नहीं है। वह समझती है कि ये बच्चों का स्वभाव है कि वो सेल्फिश होते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, तो उनका वो सेल्फिशनेस वाला बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। तो ये स्वाभाविक है बच्चों का सेल्फिश होना, इसलिए उसकी इन बातों से, बच्चों की इस तरह के बिहेवियर से उस माँ को फर्क नहीं पड़ता है या उतना क्रोध नहीं आता है, बल्कि एक माँ को इतना क्रोध आता है कि वो बच्चों पर हाथ भी उठाती है। तो ये सबके अपने अपने नज़रिए और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं और ये हमारे कंट्रोल में है। बिहेवियर सेम है, सिचुएशन सेम है, लेकिन सबका रिएक्शन अलग अलग है। तो ये रिएक्शन जो है ये मेरे अपने अंदर की चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके ऊपर अगर हम काम करें तो हम इसको बदल भी सकते हैं और हम कोशिश करके अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं करें। जब हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं कि इस बात में तो गुस्सा आना नेचुरल है और इसमें अगर क्रोध कर भी दिया तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते और हम अपने नेचर को, अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम ब्लेम बाहर डाल देते हैं। अगर हम इस ब्लेम को अपने अंदर लें और सोचें कि भले बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मुझे मर्यादा पूर्वक बिहेव करना है, मुझे शालीनता के साथ बिहेव करना है, मुझे शांत रहना है, क्योंकि क्रोध करने से मुझे ही नुकसान होने वाला है। तो जब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तो सिचुएशन भले सेम होती है लेकिन हमारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। इसके लिए हमें आवश्यकता है मेडिटेशन करने की, आध्यात्मिकता की। जब हम इस तरह के ज्ञान को समझते हैं और जब इस तरह की पॉजिटिव बातों को सुनते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन आता है और हमारे अंदर से चेंज आने लगता है, हमारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं और इस तरह से हम अपने क्रोध पर मुक्ति पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस टॉपिक को भी हम और डिटेल में समझ सकते हैं। तो देखते रहिए मेरे और आने वाले वीडियोस को, जिसमें मैं सच्ची स्वतंत्रता, सच्ची मुक्ति के बारे में बात करने वाली हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को बहुत पेशेंस के साथ सुना, अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। और थैंक्स आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए। जिन व्यक्तियों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब रेड कलर से एक सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है, आप उस पर टच कर सकते हैं और एक थम्स अप है जिसको आप टच करके उसको लाइक कर सकते हैं। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पर और स्वतंत्रता के ऊपर ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। उस लिंक से डायरेक्ट आप उन वीडियो तक पहुंच सकते हैं और उन वीडियो को भी सुन सकते हैं। आपके सहयोग के लिए और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।